दोस्तों नमस्कार। इस डील का इंतजार तो पूरे भारत को है। ना सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया की नजरें भी अमेरिका कौन सी डील भारत के साथ टैरिफ को लेकर करेगा, सबकी निगाहें हैं। क्योंकि भारत इसी डील के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई नहीं कर सका। यह ऐसी परिस्थिति थी जिसमें भारत पहली बार पाकिस्तान के भीतर तक घुसा, लेकिन अमेरिका से ऐलान हुआ सीज फायर और भारत ने उस सीज फायर को मान लिया। और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक दो बार नहीं, कुल मिलाकर 18 बार कहा कि हमने सीज फायर कराया, अन्यथा परमाणु युद्ध हो जाता। और इस सीज फायर की एवज में जो डील होगी भारत के साथ, जो डील होगी पाकिस्तान के साथ, यानी आर्थिक क्षेत्र को लेकर या कहें इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर या सीधे कहें जो टैरिफ एक दूसरे देशों पर लगाए जाते हैं उसको लेकर, वो कौन सा झुनझुना है जो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति इस बार बजाने वाले हैं। क्योंकि तारीख नजदीक आ चुकी है और 12 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया चीन के साथ डील हो गई और अब भारत के साथ डील होगी। बिग डील, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, बिग डील। यानी जिस लिबरेशन डे को 9 अप्रैल को धूमधाम के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहकर मनाया कि दुनिया के ऊपर या कहें दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे और चीन के साथ तो टैरिफ वार का खुला ऐलान उन्होंने कर दिया। उस दायरे में कनाडा को समेटा, उस दायरे में मैक्सिको को समेटा और भारत के साथ भी रेसिप्रोकल या फिर आने वाले वक्त में भारत के अनुकूल सब कुछ नहीं होगा, यह संदेश खुलकर दिया। लेकिन इन सब के बीच जब युद्ध की परिस्थितियां बनी तो युद्ध से बाहर भारत इसी शर्त पे क्या आया कि अमेरिका कह रहा है कि आपको आर्थिक लाभ होगा और वो आर्थिक लाभ किस डील के तहत होगा। शायद सबकी नजरें इसी बात को लेकर है। लेकिन इस डील तक की प्रक्रिया के भीतर लगभग 3, 4, 5 बैठकें हुई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भी पहुंचा, मुंबई भी गया, भारत का प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क और वाशिंगटन भी गया, वहां भी उसने बातचीत की। और 5 खेप की बातचीत के बाद अक्सर यह लगा कि अमेरिकी बंदूक कुछ क्षेत्रों को लेकर भारत के ऊपर टिकी हुई है और वो बार बार कह रहा है इन क्षेत्रों में रियायत दे दो, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। पहलगाम की घटना से पहले, पहलगाम की घटना के बाद, सीज फायर से पहले, सीज फायर के बाद और 12 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, सबने क्या कहा, कैसे कहा, किस रास्ते चल पड़े हैं। और भारत जब सीज फायर को अगर नहीं मानता, जैसे ईरान ने नहीं माना शुरुआती दौर में और अपनी शर्तों पर सीज फायर की दिशा में वो गए, अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस रात ये कह देते कि हम आपका सीज फायर नहीं मानेंगे और कम से कम इकोनॉमिक डील को लेकर तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो क्या होता, क्या होता, शायद यह इतिहास के गर्भ में होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को परखें और समझें तो फिर इस दौर में युद्ध होने के बावजूद भी अमेरिका अब ईरान को $30 बिलियन यानी तकरीबन 2,56,000 करोड़ रुपए सिविलियन एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत देने जा रहा है। और इसके अलावे जो प्रतिबंध लगाए और जितना घाटा ईरान को हुआ उसकी एवज में बिलियंस ऑफ डॉलर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसकी एवज में ये फंड्स अमेरिका ईरान को देने जा रहा है। युद्ध ईरान ने लड़ा, उसने ऐलान किया हम जीत गए। इजराइल को पूरे पश्चिम एशिया में दुनिया के सामने उसकी ताकत का एहसास करा दिया कि आप हमारे सामने खड़े हो नहीं सकते हैं। अमेरिका को इस बात का एहसास कराया और स्थिति इतनी विकट हो गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार सफाई दे रहे हैं, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर व्हाइट हाउस जो हर दिन मीडिया के सामने आता है, या फिर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ही क्यों ना हो, या फिर रक्षा मंत्री ही क्यों ना हो, सभी
सफाई दे रहे हैं कि दरअसल हमने तो वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया, यानी ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। ईरान सीज फायर को लेकर झुका नहीं, भारत सीज फायर को लेकर सहमति के मूड में चला गया और खुल्लम खुल्ला अमेरिका ऐलान करते रहा डील होगी, एक ऐसी डील होगी अन्यथा फंस जाइएगा। कैसे फंस जाएंगे, क्या डील होगी, किस रास्ते निकलेंगे, क्योंकि आज की तारीख का आंकड़ा बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसमें भारत का ज्यादा माल अमेरिका जाता है और अमेरिका से कम माल भारत लेता है। इसीलिए भारत की इकोनॉमी में लगभग 3,52,000 करोड़ रुपए का लाभ 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में हुआ है और यह लगातार बढ़ते रहा है, यानी 2014 से ले लीजिए या 2019 से ले लीजिए, तो क्या उसमें बहुत इजाफा होने वाला है या फिर रेसिप्रोकल की स्थिति तो एक झटके में भारत के हिस्से से लगभग 6 लाख करोड़ रुपए कम कर देगी और उसमें 3.5 लाख करोड़ का मुनाफा भी अगर कम कर दीजिए तो फिर बचे लगभग 3 लाख करोड़ रुपए और भारत को घाटे होंगे। वो कौन सी परिस्थिति है जिस दिशा में यह डील जा रही है और वो कौन सी परिस्थिति थी जो सीज फायर के लेकर भारत झुक गया। भारत की अपनी अंदरूनी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन को लेकर, एमएसएमई को लेकर, कोर सेक्टर को लेकर क्या वाकई इतनी नाजुक है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो पाने की स्थिति में नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर, भारत के फॉरेन मिनिस्टर सभी जानते हैं और सभी इसीलिए उस डील की दिशा में बढ़ते चले गए जिस बिग डील का ऐलान 12 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन का जिक्र करते हुए कुछ इस तर्ज पर किया। few months ago, the press was saying, do you really have anybody of any interest? Well, we just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say, thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर जो इवेंट था उसमें मौजूद थे और उस इवेंट के मौके पर वो ये बात कह रहे थे, अगर उसका हिंदी में समझें तो हमने कल ही चीन के साथ डील साइन की है, हमारे पास कुछ शानदार डील्स चल रही है, अब भारत के साथ भी एक डील होने वाली है, बहुत बड़ी डील। और याद कीजिए फरवरी के महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे उस वक्त दोनों ने मिलकर, यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ने मिलकर कहा था अभी तो 190 अरब डॉलर यानी तकरीबन 16 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हम दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए होता है, जो अगले 6 वर्षों में यानी 2030 तक किसी भी हालत में 500 अरब डॉलर यानी 43 लाख करोड़ पार कर जाएगा। और उसके बाद से निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर, जयशंकर विदेश मंत्री सभी इस दौर में लगातार अमेरिका जाते रहे। अमेरिका की तरफ से जो अगुवाई करने वाली टीम थी वो अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के अधिकारी थे, भारत के व्यापार मंत्रालय की पूरी टीम थी, सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल उसकी अगुवाई कर रहे थे। और यह सवाल बार बार बढ़ा था कि दरअसल अगर एक पूरी तस्वीर देखें 2019-20 से लेकर, तब भारत लगभग 1.5 लाख करोड़ के लाभ में था, यानी जितना माल दे रहा था, जितना माल ले रहा था, उसकी एवज में 3,52,000 करोड़ तक 2024-25 में पहुंच गया। दुगने से ज्यादा की लाभ भारत को होने लगा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई ये ऐसी डील होने वाली है या जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं वो वाकई चौंकाने वाली है? और भारत के भीतर रोजगार का सवाल, कोर सेक्टर का सवाल, भारत के भीतर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को लेकर सवाल, भारत जिस तर्ज पर अपनी इकोनॉमी पे खड़ा होना चाहता है वो खड़ा हो पाएगा या इस बीच सिर्फ इसी डील के आसरे अपनी इकोनॉमी को बचाएगा? इन सारे सवालों के बीच जो जानकारी है वो इसलिए चौंकाने वाली है
क्योंकि दो हिस्से आए हैं इस दौर में। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी डील का कोई मजमून सामने रखा नहीं गया है, लेकिन बावजूद इसके जो डील हो रही है उसमें बहुत साफ तौर पर है, कम से कम जितना टैक्स आप लगाते हैं उतना ही टैक्स हम भी लगाएंगे, या जितना टैक्स हम लगाते हैं उतना ही टैक्स आप लगाइए। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। इसको बराबरी का सौदा कहेंगे और रेसिप्रोकल भी कहेंगे। आप कहेंगे ऐसी कौन सी चीज है, तो जरा समझ लीजिए, एग्रीकल्चर मीट के क्षेत्र में भारत 38% टैक्स लगाता है अमेरिका पर, और अमेरिका भारत पर सिर्फ 5% टैक्स लगाता है। बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? जो प्रोसेस्ड फूड है उस पे भारत अमेरिका के माल पर टैक्स लगाता है 29%, 29%, और अमेरिका भारत के प्रोसेस्ड फूड पर लगाता है 4%, 4%। बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें भारत टैक्स लगाता है 28%, अमेरिका टैक्स लगाता है 1%, 1%। बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? फार्मा क्षेत्र में भारत लगाता है 11% टैक्स, और जो अमेरिका से फार्मा क्षेत्र में वापस आता है उस पर लगाया जाता है 0.5% टैक्स। जो अनाज है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, भारत लगाता है 9%, अमेरिका लगाता है 3%। और यह भी बहुत साफ तौर पर है कि अगर आप एवरेज तरीके से सारी चीजों को परखेंगे तो यह लगभग 26 से 37%, 26 से 37% तक टैक्स भारत लगाता है, और अमेरिका के सामानों पर भारत जो लगाता है वो है तकरीबन 5 से लेकर 7% मैक्सिमम। कुछ में 0 है, कुछ में 11 है, बाकी में 9 है। एवरेज निकालिएगा तो लगभग 4-5% निकल कर आएगा। यह स्थिति भारत, और इसको अगर रेसिप्रोकल आप कर दीजिएगा तो स्थितियां वाकई आपको साफ तौर पर नजर आएगी। जिस दिशा में दोनों देश बढ़ रहे हैं उसमें यूनिवर्सल टैरिफ 10% है। अमेरिका की टीम ने कहा अब कंट्री स्पेसिफिक हम इंडिया को लेकर 16% इस दिशा में कर सकते हैं, और इसमें ऑटोमोबाइल का क्षेत्र, फार्मा का क्षेत्र, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हंगामा मच जाएगा। और इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर भारत से जाने वाले सामान के बराबर अमेरिका से सामान जो आएगा उस पर रेसिप्रोकल हो जाए तो स्थितियां भारत के किसानों की नाजुक हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके हमें लगता है जिस दिन यह सीज फायर हुआ और जब डील का जिक्र खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया, उसी दिन भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका के साथ डील को लेकर अपने कॉलर खड़े कर रहे थे और बतला रहे थे क्या शानदार दोनों देशों के बीच आर्थिक डील होने वाली है। सुन लीजिए, तब इनकी बातों का कच्चा चिट्ठा भी खोला जाएगा। Well, both America and India are very close friends, allies, and strategic partners. For us, the relationship with the United States of America as our largest bilateral trade partner and as a country which is home to millions of persons of Indian origin, a country which has provided education to millions of Indians, a country with which we have shared very, very strong ties, whether in the world of business or geopolitically. We believe it's an opportunity for us to expand our bilateral trade and strengthen our partnership. ये वाकई हैरत की बात है कि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर अमेरिका के साथ जिस टैरिफ डील का जिक्र करते हुए खुशी का इजहार कर रहे हैं, उससे चंद दिन पहले अमेरिका की टीम, जिसके अगुवाई करने वाले ब्रेंडन लापंच, जो कि असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया के हैं, वो भारत में थे। और उस दौर में जो लेवल की बातचीत हुई 4 से 10 जून और 11 से 17 जून, इस बीच में उन्होंने जिन बातों को रखा और जो बातें अमेरिका से निकल कर आई, मैसेज बहुत साफ था। आप रूस को छोड़िए, डिफेंस का सामान हमसे लीजिए। आप कच्चे तेल को छोड़िए, जो आप खाड़ी देशों से लेते हैं या रशिया से लेते हैं, छोड़िए उसे, आप हमसे लीजिए। यानी
क्रूड ऑयल हो या एनर्जी का क्षेत्र हो, आप हमारे साथ ही जुड़िए। डिफेंस के क्षेत्र में हमारे साथ ही जुड़िए। डिजिटल जो क्षेत्र है उसमें आपको समझौता करना चाहिए और हमारे साथ जुड़ना चाहिए। डिजिटल का मतलब क्रिप्टो करेंसी भी है। पाकिस्तान ने साइन कर लिए। पाकिस्तान ने जिस कंपनी के साथ काम किए हैं वो कंपनी किसी दूसरे की नहीं, ट्रंप परिवार की ही है। तो आप भी हमारे साथ साइन कीजिए। डिजिटली चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्रीकल्चर और डेयरी के प्रोडक्ट्स को लेकर भी आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ही समझौता कीजिए। और जब आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आएंगे तो अमेरिका पूरे तरीके से टैरिफ छूट चाहता है। मक्का में, सोयाबीन में, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल के लिए वो चाहता है भारत अपना बाजार खोल दे। और जो लाभ और हानि का चक्कर है उसको भी अगर परखिएगा तो इस फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में अमेरिका से भारत ने जो क्रूड ऑयल लिया वो 9,51,000 करोड़ का, उस पर जो टैक्स लगाया गया वो 7.5 to 8% के बीच में था। यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट उससे हटकर था, उसमें भी लगभग 2,80,000 करोड़ 2.79 लाख करोड़ यह सामान अमेरिका से आया। टैरिफ उतना ही था 7.5 to 8% उस पर भारत ने लगाया। और जो भारत ने अमेरिका को भेजा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो रिफाइन के बाद किया जा रहा था, जो रशिया से तेल लाया जा रहा था, वह लगभग 4.31 लाख करोड़ यानी 4,31,000 करोड़ का भेजा। टैक्स कितना लगाया अमेरिका ने? अमेरिका ने टैक्स लगाया 0%। कुछ चीजों को लेकर 0.75% लगाया, यानी 7% ज्यादा टैरिफ भारत लगा रहा है। रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा? इस दौर में भारत ने जो गोल्ड लिया अमेरिका से उस पर लगाया 20% टैक्स। 4,22,000 करोड़ का गोल्ड आया। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे वो 2,33,000 के आए और उस पर टैक्स लगा 2.5%। जो कोयला और कोक था वो तकरीबन 2,10,000 करोड़ का आया और 5% उस पर टैक्स भारत ने लगाया। लेकिन दूसरी तरफ भारत के तमाम प्रोडक्ट्स जो अमेरिका जा रहे हैं, क्यों भारत अमेरिका को लेकर बार बार कहता है आप बहुत अच्छे हैं? उसकी वजह बहुत साफ है। इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट लगभग 92,000 करोड़ का भारत से गया, टैरिफ 0%। जो डायमंड और महंगे पत्थर होते हैं वह भी तकरीबन 1 लाख करोड़ के अमेरिका भारत से गए, टैरिफ 0%। टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट 1,46,000 करोड़ ये अमेरिका में बेचा गया, टैरिफ 0%। दवाई, मेडिसिन और फर्मा 1,49,000 करोड़ लगभग 1.5 लाख करोड़, टैरिफ मैक्सिमम 0.75%। बाकी कुछ सामानों पर 0% भी था। अब इसको रेसिप्रोकल करके स्थिति आ जाएगी तो क्या होगा? और जब ये सारी चीजों पर सौदेबाजी हो रही थी और उस वक्त तक सीज फायर नहीं हुआ था, उस वक्त जेडी वेंस आए सामने और जेडी वेंस ने खुले तौर पर कहा बहुत ही शानदार डील हो रही है। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने ही बातचीत की थी भारत के प्रधानमंत्री से उस रात, जिसके अगले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान किया था। जेडी वेंस ने ही समझाया था। उसके बाद मार्को रूबियो का फोन आया था। ये विदेश मंत्री हैं, तो सभी अपने तरीके से लगे थे और सभी कह रहे थे टैरिफ की डील आपके लिए अच्छी होगी। और कल इंडिकेट किया गया बड़ी बिग डील का। वो डील क्या होगी, कैसे होगी? लेकिन जेडी वेंस को जरा सुन लीजिए, ये सीज फायर से ठीक पहले का वक्तव्य है। Many of you are aware, both of our governments are hard at work on a trade agreement built on shared priorities, like creating new jobs, building durable supply chains, and achieving prosperity for our workers. In our meeting yesterday, Prime Minister Modi and I made very good progress on all of those points. And we are especially excited to formally announce that America and India have officially finalized the terms of reference for the trade negotiation. I think this is a vital step. Thank you. दरअसल जिस वक्त अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक शानदार डील का जिक्र कर रहे थे, उसी वक्त भारत में नीति आयोग ने एक पर्चा तैयार किया। नीति आयोग ने खुले तौर पर किया कि अमेरिका जिस तर्ज पर चावल, पेपर, काली मिर्च, सोयाबीन तेल
चाय, कॉफी, झींगा मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोजेक्ट्स, अल्कोहलिक ब्रिवलेज शराब और इन सब के साथ साथ जो डिफेंस और मेडिकल सर्विस को भी जोड़ रहे हैं, अगर ये समझौते होते चले गए तो भारत की मुश्किल ठीक वैसे ही होगी जैसे एक झटके में ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स को लेकर जो टैरिफ बढ़ाया गया है उसको लेकर हो रही है। WTO की कोई पॉलिसी अमेरिका नहीं मान रहा है इस टैरिफ के मद्देनजर, यह भी चेतावनी दी गई थी। और ऑटो शुल्क राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए गए थे, इसीलिए वो WTO के अधीन नहीं है। इस बात का जिक्र अमेरिका ने भारत के विरोध के बाद किया। इसी तर्ज पर स्टील और एल्युमिनियम में जो टैरिफ लगाया गया उसको लेकर भी भारत ने विरोध किया, लेकिन अमेरिका ने नहीं माना। और इन सब के बीच भारत हर रास्ता खोल दे, वो इंश्योरेंस का सेक्टर हो या हर वो सेक्टर जिसमें अमेरिका घुसना चाहता है और अमेरिकी प्रोडक्ट भारत के बाजार में छा जाना चाहते हैं। यह दरअसल परिस्थिति जो चल रही थी उसमें एक लाइन सीज फायर की जैसे ही आई, उसने दरअसल पूरी इकोनॉमी को लेकर एक नया भूचाल लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि सीज फायर के वक्त भारत को और पाकिस्तान को एक साथ अमेरिका देखने लगा था। और यह सवाल बार बार उठ रहा था कि इस दौर में भारत ने पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक समझौतों को रोक दिया है, सीमा पर आवाजाही बंद कर दी है, आपसी समझौते नहीं हो रहे हैं। आपने सीज फायर तो कराया, लेकिन इकोनॉमिक डील को लेकर दोनों देश अटके पड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अच्छा हम उस शाम की बात कर रहे हैं जिस शाम पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर उनके साथ लंच करने पहुंचे थे। और उसके बाद जब मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी राष्ट्रपति आए तो फिर से उन्होंने कहा कि दरअसल इकोनॉमिकली दोनों देशों को मदद तो की जाएगी, भारत को भी पाकिस्तान को भी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शानदार व्यक्ति हैं और मैं पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर से मिला हूं, वह भी बहुत शानदार व्यक्ति हैं। दोनों देश के लीडरान बड़े शानदार हैं और दोनों के साथ हमें डील करनी है। कैसी डील, किस दिशा की डील और भारत के लिए क्या परेशानी का सबब है, पहले उस दिन की बात जो अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे थे सुनिए। As you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan, and they were both here, but I was with Modi a few weeks ago, he was here actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, you know, they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. ये ट्रंप की अपनी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि अमेरिका की तत्काल की जरूरत है। और अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के तहत दुनिया भर के विकासशील देशों को पीछे कतार में कैसे खड़ा किया जाए, खास तौर से भारत जैसे देश को, यह शायद मौजूदा भारतीय सत्ता समझ नहीं पाई। वो तालियां ठोकती रही। हमने शुरुआत की थी बिग ब्यूटीफुल बिल के इवेंट प्रोग्राम से, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया भारत के साथ बिग डील होगी। इस बिल के भीतर यह भी लिखा हुआ है कि अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय पैसा भारत भेजते हैं, 3.5% टैक्स रेमिटेंस के तौर जो भेजते हैं उसमें से लिया जाएगा। भारत में दुनिया भर में बसे हुए भारतीय जो पैसा भेजते हैं 28%, 28% उसमें से अमेरिका से ही पैसा आता है। और यह भी समझ लीजिए कि तकरीबन 12 से 18 बिलियन डॉलर तक का नुकसान इंडियंस को होगा, वो जब टैक्स लगा देंगे तो। लेकिन एक बात का जिक्र हमने आपसे कर दिया, अमेरिका जो खेल खेलता है उसमें दुनिया भर के भीतर उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से हम बहुत खुश हो जाते हैं। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन IMF और वर्ल्ड बैंक भी है।
उनकी रिपोर्ट ने कहा कि भारत के भीतर गरीबी कम हो गई। दुनिया के किसी क्षेत्र में, किसी देश में कहीं पर भी गरीबी कम नहीं हुई। अमेरिका तक में गरीबी कम नहीं हुई, बढ़ गई, लेकिन भारत में गरीबी कम हो गई। और जब गरीबी कम हो जाएगी तो आप टैरिफ लगा सकते हैं। आप इस रूप में नहीं कह सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी डामाडोल है, क्योंकि अगर आप एक क्षण के लिए उस IMF का पूरा आंकड़ा समझ लें गरीबी को लेकर ही, तो सिर्फ साउथ एशिया एकमात्र देश जहां पे सितंबर 24 में 9.7% पॉवर्टी रेट था, जो जून 2025 में घटकर 7.3% पे आ गया। यानी गरीबों की तादाद बहुत कम हो गई। दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में, सब सहारा अफ्रीका हो, ईस्ट साउदर्न अफ्रीका हो, वेस्टर्न सेंट्रल एशिया हो, ईस्ट एशिया हो, पैसिफिक हो, यूरोप हो, सेंट्रल एशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, लैटिन अमेरिका हो, कैरिबियन स्टेट्स हो, या फिर हाई इनकम स्टेट्स और कंट्रीज जो है, उसमें भी 0.6% की पॉवर्टी बढ़कर 0.7% तक चली गई। और मिलियंस जो थे 7.1 मिलियन से बढ़कर 7.8 मिलियन डेवलप हाई इनकम कंट्रीज में भी हो गया, लेकिन सिर्फ साउथ एशिया में यह कम हुआ। अब सवाल है, साउथ एशिया में एकमात्र भारत है, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान सभी की अपनी रिपोर्ट बतलाती है वहां पर गरीबी बढ़ी है। पाकिस्तान में 45% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे, बांग्लादेश के भीतर यह और ज्यादा बढ़ी है, 9.3% हो गया है, श्रीलंका के भीतर 22.7% तक बात पहुंच गई है। यानी सिर्फ भारत के भीतर गरीबी घटी है। यह एक मैसेज होता है इंटरनेशनली, जिसके जरिए आप देश को सहलाते हैं और फिर उससे वसूलते हैं। तो इंतजार कीजिए एक ऐसी बड़ी डील का, जो डील भारत के सीज फायर से निकली है। उस सीज फायर से 1947 के बाद से पहली बार भारत न सिर्फ पाकिस्तान के भीतर 2025 में घुसा, बल्कि आतंकी हमले के बाद उसके तमाम सबूतों को जुटाते समझाते हुए और प्रधानमंत्री मोदी देश के भीतर राष्ट्रीय संदेश से लेकर भाषणों में कहते रहे, छोड़ेंगे नहीं, गोली दागोगे तो गोला दागेंगे। लेकिन सीज फायर हुआ इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर, सीज फायर हुआ टैरिफ के समझौतों को लेकर, सीज फायर हुआ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने को लेकर। लाभ होता है या नहीं, इंतजार कीजिए, बहुत कम वक्त बचा है, क्योंकि 8 जुलाई के बाद वो 90 दिनों का जो रोक लगाया गया था वो खत्म हो जाएगा लिबरेशन डे के बाद से। किसका लिबरेशन कैसे होगा, इंतजार तो कीजिए, क्योंकि भारत की डूबती इकोनॉमी और बेरोजगारी के बीच सवाल यह भी है, हमारी अपनी इकोनॉमी दुनिया के दूसरे देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इकोनॉमी पर टिकेगी या हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, देश को इस वक्त स्टेट्समैन चाहिए। छोटे छोटे राजनीतिक हिस्सों में बटा प्रधानमंत्री नहीं, स्टेट्समैन चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।